Hello and welcome students. This is the third part of the chapter of your computer book, that is Computer Fundamentals, and today we are going to start with the memory of the computer. Just like the computer has a brain, CPU, it must have a memory to store all the information. जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, ब्रेन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, CPU. ठीक है, CPU के नाम से जानते हैं. सेम ऐसे ही मेमोरी भी होती है कंप्यूटर में, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सारे डाटा और इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकें. ठीक है. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज अ बिट शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट. सबसे जो छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर मेमोरी में, इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं कि सबसे छोटी, फिर देन उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करके कई सारी होती हैं ये. ठीक है. तो सबसे जो छोटी होती है दैट इज अ बिट शॉर्ट, हम जिसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट, दैट इज 0 and 1. द वैल्यू ऑफ अ बिट कैन बी आइदर 0 and 1, जो क्या हो सकती है, वैल्यू बिट क्या हो सकती है, 0 और 1. द टेबल गिवन, जो आपको टेबल दे रखी है, इसमें सारी मेजरमेंट है मेमोरी की. सबसे छोटी यूनिट 1 बिट, ठीक है, जिसके अंदर 0 और 1 आता है. 4 बिट्स मिला के एक निबल बनता है. ओके. 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनती है. और जब ऐसी 1024 बाइट्स, 1024 बाइट जब मिल जाती हैं तो 1 किलो बाइट बनता है. सिमिलरली 1024 किलो बाइट्स जब मिलते हैं तो 1 MB बनता है. ऐसे ही फिर 1024 MB 1 गीगाबाइट बनाते हैं, एंड 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट बनाते हैं. इसके आगे और भी बहुत सारी हैं. ठीक है. तो ये यूनिट्स है जिसमें हम मेजर करते हैं. आपने सबने सुन रहा होगा, जीबी वगैरह तो आपने सब सुनते हो, MB और GB वगैरह तो सबने सुन रखा है. ठीक है. नॉर्मली फ़ोन का स्पेस हम जानते हैं कि भाई कि रैम कितनी है फ़ोन की, रोम कितनी है, मतलब कि कितना उसका स्टोरेज कितना है ना. तो ये आपने बहुत सुन भी रखी होंगी ये चीज़ें. सो टाइप्स ऑफ मेमोरी. द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज डिवाइडेड इंटू प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. जो मेमोरी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी. आज वी हैव डिस्कस्ड, हमने जैसे पहले भी पढ़ा है कि प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, जो क्या है, एक हाई स्पीड मेमोरी है. इज अ हाई स्पीड मेमोरी इज हुज फंक्शन, ये 2 बार रिपीट हो गया है, हुज फंक्शन इज टू होल्ड द प्रोग्राम्स एंड डाटा बीइंग यूज्ड करंटली. जो हम इस टाइम पे जो भी प्रोग्राम हम रन कर रहे होते हैं, चाहे हम पेंट चला रहे हैं या फिर हमने कोई भी नोटपैड ओपन कर रखा है, कैलकुलेटर ओपन कर रखा है, जो भी हम प्रोग्राम इस टाइम पे यूज कर रहे होते हैं ना, उस टाइम के प्रोग्राम का डाटा ये होल्ड करता है. ठीक है. इट इज कंसिडर्ड एज द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. और जो हमने CPU के 3 कॉम्पोनेंट पढ़े थे ना, कंट्रोल यूनिट था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट था, तो ये थर्ड आपका कॉम्पोनेंट है CPU का. ठीक है. फिर प्राइमरी मेमोरी को भी और आगे फर्दर डिवाइड कर रखा, दैट इज इनटू रैम एंड रोम. ठीक है. इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है. ओके. यहाँ पढ़ा था ना मैंने, आपको डिफरेंसेस बताए थे यहाँ पे. ठीक है. सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं. ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डाटा स्टोर करते हैं. मतलब कि जैसे ये तो हो गया कि जब आप काम कर रहे हो तो सिर्फ उसी टाइम के लिए टेम्पररी बेसिस पे ये डाटा को स्टोर करता है. बट इसमें क्या कर सकते हो आप, सेव बाद में भी आप आगे फ्यूचर यूज में इसको लेके आ सकते हैं. ठीक है. जैसे आपने कोई भी मान ली पेंट प्रोग्राम किया है, उसमें जो भी आपने अपनी फाइल ड्रॉ करी है, बनाई है आपने, जो भी उसको सेव कर दोगे तो आप आगे भी अगर उसको कभी ओपन करना चाहो तो वो ओपन कर सकते हो. ठीक है. तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डाटा है. तो दिस मेमोरी विच परमानेंटली स्टोर्स ऑल योर फाइल्स, जो आप क्या करिए, वो मेमोरी है जो आपकी फाइल्स को परमानेंटली स्टोर कर सकती है. नेक्स्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, वो हार्डवेयर होते हैं. मतलब कि जो आपको दिखाई देते हैं ना, ठीक है, जो आप जिनको छू सकते हो, फिजिकल पार्ट्स वो होते हैं. तो वो कंप्यूटर सिस्टम के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं. इसमें आपके इनपुट भी आते हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी आते हैं. CPU टार आता है और उसके कंपोनेंट्स भी हार्डवेयर के अंदर ही आते हैं. दीज आर टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ये वो कंपोनेंट्स हैं जो टेंजिबल होते हैं. टेंजिबल मतलब कि दैट यू कैन टच और यू कैन सी. ठीक है. मतलब रियलिस्टिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो टेंजिबल कहलाते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द प्रोग्राम्स दैट आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होते हैं. ओके. इट इज़ द इंटेंजिबल कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ये इंटेंजिबल कॉम्पोनेंट है, मतलब जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप देख नहीं सकते. ठीक है. द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर वर्क हैंड इन हैंड टू मेक द कंप्यूटर फंक्शन एंड कैरी आउट द टास्क यू आस्क इट टू डू. ये क्या करते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, वो हैंड टू इन हैंड काम करते हैं. लाइक आपने अपना कोई इनपुट दिया, जो इसमें इंस्ट्रक्शन पहले से दे रखी होती है, उन इंस्ट्रक्शन बेसिस पे वो काम करते हैं.
ठीक है। तो जो भी आप ये क्या करते हैं, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है कंप्यूटर के, सारे टास्क वो परफॉर्म करते हैं, जो भी आप उनको कहने के लिए बोलते हो, जो भी करने के लिए उनको, वो सभी करते हैं, ठीक है। कुछ हार्डवेयर करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर करते हैं, दोनों का ही अपना अपना एक अलग वर्क है। सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। सॉफ्टवेयर को और आगे 2 फर्दर डिवाइड कर रखा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। System software refers to a set of programs which have been written for the functioning of the computer system. System software क्या है? Set of programs given होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कि कोई भी आपको जो भी प्रोग्राम करना है, एक उसका ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ये काम करता है, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर फंक्शनिंग में, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी क्या कहते हैं रिटर्न होते हैं ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स, उनके बेसिस पे ये करता है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। जो मतलब कि पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, जिनको हम अलग से नहीं बताते कि आपको क्या ऑर्डरली करना है उसका काम, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है। उन प्री डिफाइंड रिटर्न प्रोग्राम्स के बेसिस पे ये काम करता है। तो जो इन चीज़ के बेसिस पे करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को और आगे डिवाइड कर रखा है, दैट इज इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच अलाउज यू टू कम्युनिकेट ईजिली विद द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसका बहुत ही मेन पर्पज है काम करने का। ये क्या करता है, कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती और कंप्यूटर की लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ इजीली हम उससे बातचीत, मतलब एक तरह से कम्युनिकेट करना बातचीत ही होता है, ठीक है, कि हम उसको समझा सके कि क्या करना है। तो ये क्या करता है, उस यूज़र के बीच में, यूज़र मतलब कि मैं हूँ यूज़ करने वाली, तो मैं यूज़र हो गई, और हार्डवेयर के बीच में, दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करता है। जैसे भाई मान ले लाइक मेरे को हिंदी आती है और दूसरे बंदे को मलयालम आती है, बट एक बीच का बंदा है जिसको हिंदी भी आती है और मलयालम भी आती हो, तो वो दोनों क्या करेगा, मेरी लैंग्वेज जो मैं उसको हिंदी में बोल के बताऊंगी वो आगे मलयालम में कन्वर्ट करके अगले बंदे को बताएगा, और उसकी मलयालम लैंग्वेज कन्वर्ट करके हिंदी में मुझे बताएगा, ठीक है। तो ये वो इंटरफेस का काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स बेसिक टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कौन से काम करता है, बेसिक टास्क इसके कौन से रिकॉग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड में से जो भी हम उसको इनपुट देते हैं ना, लाइक आपने चाहे ABCD जो भी आपने टाइप किया है उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानता है, ठीक है। सेंडिंग आउटपुट टू द डिस्प्ले स्क्रीन, जो प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आया वो आउटपुट कहाँ तक पहुँचाता है, डिस्प्ले स्क्रीन, जहाँ पर हमें वो दिखाई देगा रिजल्ट, ठीक है। कीपिंग ट्रैक्स ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन द डिस्क, और डिस्क के अंदर जो भी हम फाइल वगैरह जो बनाते हैं उन सबका पूरा ट्रैक रखता है पूरा, ठीक है, पूरा उसका स्टोर करके रखता है उन चीज़ों को। कंट्रोलिंग पेरिफेरल ड्राइव्स लाइक फ्लॉपी एंड CD ड्राइव एंड प्रोग्राम्स, और उसके अलावा कंट्रोलिंग करता है किसी का जो आपके ड्राइवर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे आपका CD है, फ्लॉपी डिस्क वगैरह है, इन सबको, इन ड्राइवर्स को करके कंट्रोल करता है, और प्रोग्राम्स को भी कंट्रोल करता है, जो भी आप प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं उनको भी। एंड नेक्स्ट वही कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट प्रोग्राम्स। आप अलग अलग कोई प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं, उन अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर उनको कंट्रोल तो करना ही है, साथ में कोऑर्डिनेट बिठाना। कोऑर्डिनेशन मतलब कि लाइक कोई ना तो उस अगले बंदे की गलती होनी चाहिए कि वो कुछ करे, उसको अगर नहीं समझ में आया तो उसको समझाए, लाइक कोऑर्डिनेट करना होता है, आपस में तालमेल बिठाना, ठीक है। द कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर PC, हम ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से यूज़ करते हैं, डोस होता है, एक विंडोज़ होता है, एक लिनक्स होता है, ठीक है। ये अलग अलग नाम है आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर। देन आपका आता है लैंग्वेज प्रोसेसर। 3 तरह की कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस। फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज। द फर्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड वाज मशीन लैंग्वेज। जो सबसे पहली कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ की गई है वो कौन सी यूज़ की गई है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या 2 ही डिजिट यूज़ करता है, दैट इज़ 0 and 1, ठीक है। तो पर ये जो प्रोग्रामिंग होती है इस मशीन लैंग्वेज के अंदर ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, मतलब कि ईजी टू अंडरस्टैंड बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर एक कमांड के लिए ये आपको याद करना पड़ता है कि कब आपका 0 1 0 1 1 ऐसे करके, मतलब एक कोडिंग होती है इसकी कि आपको हर एक कमांड देने के लिए वो कोडिंग याद करनी पड़ती है। दैट इज़ वेरी टफ, क्योंकि बहुत सारी कमांड से आपको मान ले आपको अपना नाम लिखना है उसके लिए अलग आपको याद करनी होगी, किसी और का लिखना है तो उसके लिए अलग याद करनी होगी। तो लाइक इसमें बहुत ज़्यादा कोई भी आपको कुछ भी करना पड़ सकता है कंप्यूटर के अंदर, तो इतनी सारी कमांड्स के लिए अलग अलग इनको कोड्स को याद करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। और या फिर चलो कहीं लिखी भी हो एक जगह तो उनको बार बार ढूंढना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ये, ठीक है।
सेकेंड आती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, बहुत ही क्लोजर होती है इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, निमोनिक्स, ठीक है। तो क्या है असेंबली लैंग्वेज, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के नियर बाय होती हैं, साथ में इसमें जो सिंबल्स यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं निमोनिक्स। एग्जाम्पल कौन सा है असेंबली लैंग्वेज का, दैट इज़ 8085 एंड 8086, ठीक है। ये आपने, ये तो आप पढ़ रखा है इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह में ये सब चीज़ें, ठीक है। सिंबल्स है अलग अलग इसके। तो मशीन लैंग्वेज और जो असेंबली लैंग्वेज है उनको हम लो लेवल लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। The development of HLL allowed programming to become a popular activity as they are closer to the English language. जो ये HLL की डेवलपमेंट है, इसने क्या अलाउ किया है, प्रोग्रामिंग को एक बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी बना दी है, ठीक है। क्यों बना दी, पॉपुलर क्यों हुई वो, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही ज़्यादा करीब है। अब इसमें भी देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं कोड्स ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि 0-1 से ठीक है, बट इसमें भी कहीं ना कहीं कोड दिखाई दे, तो इसको भी हमने इस वजह से लो लेवल लैंग्वेज को ही कंसिडर किया इसको। बट इसमें ये और ज़्यादा मच क्लोजर है इंग्लिश लैंग्वेज के। राइटिंग प्रोग्राम्स टू क्रिएट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स मच ईजियर एंड फास्टर बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो अब कोई प्रोग्राम लिखना, ठीक है, या किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करना अब थोड़ा ईजी हो गया और फास्टर भी हो गया है इस HLL लैंग्वेज के आने से, ठीक है। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर को सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है। पर ये लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करते हैं, ये लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्टर का काम करते हैं। इन्होंने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, कन्वर्ट करना। जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई सी भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये उसको कन्वर्ट करता है 0 और 1 में ही, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है। तो ये क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर का यही काम है, कन्वर्टर का काम है उसका। ये क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जैसे असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इनको क्या करता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे उसको समझ में आ जाता है कंप्यूटर को कि हमने उसको क्या इंस्ट्रक्शन दी, हमने उसको क्या करने के लिए कहा है, ओके। उसके अलावा फिर उसकी भी लैंग्वेज को हमें भी कन्वर्ट करके देता है ये, क्योंकि हमें भी नहीं पता ना 0-1 कोड्स का, हमें भी नहीं आता है, तो वो उसको भी कन्वर्ट करके हमें हमारे तक पहुंचाता है, ठीक है। असेंबलर्स है, इंटरप्रेटर्स है, कंपाइलर्स है, ये सारे लैंग्वेज प्रोसेसर के काम है। इनका सबका क्या होता है, इंटरप्रेट करना, कंपाइल करना, लैंग्वेज को मतलब कन्वर्ट करके दे देना आगे से, ये सारे काम होते हैं इसके, ठीक है। असेंबलर्स कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है उसको कन्वर्ट करके देता है, और इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को, जो ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो लैंग्वेजेस आती हैं उन लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में मतलब कन्वर्ट कर देता है उनको, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। तो ये इधर कन्वर्ट कर रहा है, ये इधर कर रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, किसी स्पेसिफिक टास्क को, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है ये, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दीज आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट। ये इसको कैसे क्रिएट किया गया है, यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि यूजर क्या चाहता है उसके हिसाब से इसको किया गया है। जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, मान लें स्कूल के लिए आपका स्कूल में क्या काम होता है, जो भी काम होता है, चाहे वो लाइक कंप्यूटर पे अगर मैं मान के चलो फीस सबमिट करनी है, तो क्या होना चाहिए उसमें कि बच्चे का नाम, ठीक है, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसकी क्या फ़ीस है, वो कब से आया है, इसका एडमिशन नंबर क्या है, उसकी फ़ीस कब कितनी आई, कितना उसका बैलेंस रह गया, लाइक जो भी कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर पे जो काम होता है स्कूल के पर्पज़ में, ठीक है, वो सारा उसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो ये उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये वाला बनाया गया है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। तो यूज़र की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या होते हैं, जो बहुत सारे लोगों के द्वारा मतलब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे लोग मतलब जैसे मान लो 10 में से मान लें अगर आपके साथ ये चाहते हैं कि भाई मुझे मैंगो खाना है, तो फिर उस सब के हिसाब से एक जनरल क्या कर लिया कि
अमरूद हमने कम खरीद लिए और हमने मैंगो ज़्यादा खरीद लिए, क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो ज़्यादा लोगों को चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है, सबको ज़्यादा फेवरेट क्या होता है, मैंगो होता है, तो मैंगो मंगवा लिया। सेम ऐसे इसमें भी जो ज़्यादातर लोगों को जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इसको बना देते हैं कि हाँ ये लैंग्वेज हमने ये सॉफ्टवेयर बना दिया है, अब जिसको ज़रूरत होगी वो यूज़ कर लेगा, और बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होगी, क्योंकि एक दो के हिसाब से तो हम नहीं बनाते कोई चीज़, जब ज़्यादा लोगों को रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ की तब हम इस चीज़ को डेवलप करते हैं। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, दीज प्रोग्राम्स टेक केयर ऑफ योर सॉफ्टवेयर। ये क्या करते हैं, जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उनका ध्यान रखता है। ठीक है, एंटीवायरस, मतलब आपके कंप्यूटर में कोई वायरस ना घुस जाए तो इस वजह से एंटीवायरस प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, तो लाइक इस तरह के काम है। बैकअप प्रोग्राम्स, डाटा कंप्रेशन प्रोग्राम्स, डाटा को कंप्रेस करना, मतलब कोई फाइल बहुत बड़ी हो गई उसको छोटा बनाना। ठीक है, उसके अलावा बैकअप प्रोग्राम्स, मतलब अगर आपको उसका बैकअप लेना है कि वो डिलीट आगे ना हो, बच जाए, ठीक है, उसका बैकअप ले लिया, तो ये ऐसे जनरल प्रोग्राम्स है जो आपके सॉफ्टवेयर का ध्यान रखते हैं। Hence your chapter is finished. I hope you all understand this chapter well. If you have any queries regarding this chapter, you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Till then, take care.